इस वक्त हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर और जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं, अमेरिका को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए था, सीज फायर का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन अभी जो पिक्चर है वो तो उल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल इस वक्त मजीद जो है वो हम देख रहे हैं कि एक हिटलर के तौर पर उभरेगा और एक ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसका शायद वो पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कि मेरे ख्याल में इसके दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए था कि जब इजरायली एप्लीकेशन भी हुई है तो उस वक्त भी अमेरिका का जो उनके साथ कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन कह लें, अब ये टेसिट अप्रूवल से अगली स्टेज है जी, वो बिल्कुल उनको हासिल था और वो इसी वजह से वो उन्होंने नेगोशिएशन की बात उस वक्त भी नेगोशिएशन चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, और एक राउंड बाकी था जी जो संडे को होना था, तो इजराइल से मिसाइल फायर किया गया। फिर आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा कि जो हमारा ये यूनिलैटरल इलेक्शन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और साथ ही एक दिन के बाद ही आप देखते हैं, एक दो दिनों के बाद ही वो फिक्रा जो चेंज हुआ, वो कहा कि वी हैव डन दिस। तो इसका मतलब है कि उनकी थी, और आज जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इट वाज अ जॉइंट एप्लीकेशन। एक तो दो बात इसकी हो सकती है। एक तो शायद उनको ये डर हो कि ये अगर हमने 2 हफ्ते दिए तो हो सकता है कोई एनरिचमेंट हो रही हो और ईरान अपने आप को न्यूक्लियर न डिक्लेयर कर दे। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जब वो अमेरिका ने देखा है कि ऑलरेडी हमने हमला तो कर दिया है, एक सिचुएशन हमने अचीव कर ली, तो इसको मिलिट्री डोमेन में कम से कम इसको एक एंड स्टेट तक पहुंचाया जाए एज पर एज न्यूक्लियर साइट्स आर कंसर्न। इनकी जो फैसिलिटीज हैं उसको उनको तबाह करने से कम से कम अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका रुकता नहीं है, चाहे पीसफुल यूज के लिए हो, तो कम से कम उसको पुश बैक कर दिया जाए, उसको 3 से 4 साल या 2 से 3 साल तक इसको रिवर्स बैक कर दिया जाए। तो उसका अभी एनवायरनमेंट है, इससे अभी नेगोशिएशन से अगर हम निकल जाएंगे तो फिर ये एनवायरनमेंट क्रिएट करें। देखिए, जंग की एनवायरनमेंट क्रिएट करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आजकल के दौर में वो कसस बुलाए कोई भी बना सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में उसको इस वजह से भी हैसन कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो डायलॉग हो रहा है उसमें एक जो पॉलिसी कैप्चुलेशन, देखिए पहले डीएस्केलेशन की बात हो, जब तो पॉलिसी कैप्चुलेशन का ये मतलब है कि ईरान जो न्यूक्लियर यूज है वो सिविल यूज भी और मिलिट्री यूज दोनों नहीं कर सकता। तो इसको रिड्यूस करके नेगोशिएशन से पहले एक ऐसी मिलिट्री एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए, ईरान के ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ चला जाए, कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन दूसरी तरफ भी ईरान है, अभी उन्होंने भी इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि जो मिसाइल रिस्पांस भेज रहे हैं वो दैट इज ओवर इजराइल जी, और वो भी एक मिलिट्री सिचुएशन में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी और अदरवाइज भी एक ऐसी सिचुएशन पे जरूर पहुंचना चाहेंगे जहाँ पे अगर डायलॉग होता भी है तो उनके लिए कम से कम इसका जो सिविलियन न्यूक्लियर यूज है उसकी इजाजत जरूर मिल जाए, ताकि एक फेस सेविंग भी हो जाएगी। फेस सेविंग क्या, उनकी कैपेसिटी बस इतनी है कि जिसमें वो एक काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग सिचुएशन हो जाएगी फॉर दी ईरान एज वेल। लेकिन जाहिद साहब, सेटिस्फाइंग सिचुएशन तो तब होगी ना जब ईरान के भी जो उनके पॉइंट्स हैं उनको भी सुना जाएगा मुज़ाकरात की मेज़ पर, और साथ जो इजराइल के पॉइंट्स हैं उनको भी सुना जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो दोनों तरफ से होते हैं। ये नहीं होता कि एक आपकी सुपर पावर आपके साथ मौजूद है और आपने जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए प्रेशर बिल्डअप करना है सिर्फ। देखिए, सुपर पावर ने तो अपनी बात मनवाने के लिए अटैक कर दिया है जी, और वो एक हिब्रिस्टिक अप्रोच है। देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन में शायद मल्टीपोलैरिटी बाइपोलैरिटी हम देख सकते हैं, लेकिन मिलिट्री डोमेन में देयर इज यूनिलैटरल जो है या यूनिपोलर ही है वर्ल्ड जो है जी, वो अमेरिकन पावर ही वहाँ पे मौजूद है। ऑफ कोर्स डायलॉग दो पार्टीज के दरमियान होता है, लेकिन देखिए ना, पहले भी डायलॉग अमेरिका और ईरान के साथ हो रहा था। इजराइल तो समझे कि एक अपनी एप्लीकेशन करा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने अभी इन्वॉल्व किया है अमेरिका को, वो तो लगता है कि अमेरिका उसकी कोई स्टेट है और इजराइल जो है वो सारे कार्ड खेल रहा है, और ऑफ कोर्स उन्होंने इसका पूरा एडवांटेज वो लेते हैं इस चीज का। लेकिन नेगोशिएशन में देखें, फिर आपने ना थोड़ा सा वेज छोड़ने होते हैं, एक दूसरे को स्पेस देनी होती है। फिर अमेरिका, चाइना और रशिया, इन तीनों के स्टेक्स हैं इस रीजन में। बात इनकी स्टेबिलिटी, इनकी रिक्वायरमेंट है इन दिस रीजन। फर्क सिर्फ ये अप्रोच में कि चाइना और रशिया जो है वो कहते हैं डायलॉग के जरिए, पीसफुल मीन्स के जरिए आप मसले को हल करें और स्टेबिलिटी लाएं। 400 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट है ईरान के बीच में जी, फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, रशियन इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान के बीच में इन्वेस्टमेंट है, इस रीजन में इन्वेस्टमेंट है।
अमेरिका की भी स्टेबिलिटी से अभी उनके ट्रेड और इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी डेवलप हुए हैं, प्लस उनका जो वॉच डॉग है इंडिया, जो नेट सेंट्रिक प्रोवाइडर बना हुआ है अपनी तरफ से, जिसको पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है, उसके लिए भी इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए। उसको सिर्फ चाइना स्पेसिफिक रखना चाहते हैं, वो अलग बात है कि उनकी बात मानेगा नहीं। बहरहाल वो एक इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट अलग डिबेट है। तो अमेरिका जो यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कि इतना क्वर्स और इंटिमिडेट और रिड्यूस किया जाए ईरान को अपने साइज में, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान अपने साइज से बड़ी थ्रेट बन चुका है इसराइल के लिए और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए इन रीजन। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जो जंग है ये किसी मसले का हल नहीं है, ये फ्रिक्शन बड़ी है, ये फैली है और ये और ज्यादा फैलेगी। आज अगर हार किसी चीज की हो रही है तो वो पीस की हो रही है, हार हो रही है तो ट्रस्ट की हो रही है। अभी देखें ना, आपने 2 हफ्ते की बात की और बहुत सारे एनालिस्ट ये बात कर रहे थे कि अमेरिका कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाएगा। आप 2 हफ्ते दे रहे हैं, आपका स्पोक्स पर्सन कुछ कह रहा है, हु वुड ट्रस्ट द व्हाइट हाउस? और दूसरा ये भी लगता है कि इस वक्त जो व्हाइट हाउस है वो डोमिनेट कर रहा है अमेरिकन पॉलिसीज को, और जो प्रेसिडेंट है उनका वेट इतना ज्यादा हो गया है कि जो मैकेनिज्म ऑफ डिसीजन मेकिंग है, अभी देखें ना सेनेटर बर्नी जो है वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गया है। इट इज ओनली कांग्रेस हु विल अलाउ अमेरिका टू गो इनटू वॉर। तो ट्रम्प खुद के अब अमेरिका के अंदर भी एक डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन जाहिद साहब, ये किस तरह का रोल है? एक तरफ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि सीज फायर पे मुझे नोबेल इनाम से नवाजना चाहिए और ये लोग मुझे नवाजेंगे नहीं क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है और मैंने जो है वो 2 मुल्कों को लड़ने से बचाया। और दूसरी जानिब हम उनका रोल देख रहे होते हैं कि वो जो है वो जंग को मजीद हवा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उसका पार्ट बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इनकी 2 एंगल्स हैं जी। एक तो ओवरऑल जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट आप बात करना चाहूँगा। तो पाकिस्तान देखें, एक तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वॉर का, जो ईरान और अनफॉर्चुनेटली उम्मा OIC, ये चीज़ें ठीक है अपनी जगह, सारी चीज़ें ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया, सऊदीया भी सब पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है और कतर से भी बड़े रोल अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ईरान ने खुद भी अपनी कई दफ़ा ऑप्शन स्क्वीज की हुई हैं, जो पास में उनका एटीट्यूड रहा है टूवर्ड्स द अरब वर्ल्ड, और इवन पाकिस्तान को भी हमारा थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम समझते हैं कि अभी तो ये डायरेक्शनली डील कर रहा है इसराइल, जो है जहाँ जहाँ उसका दुश्मन है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लार्जर ज़ायनिज़्म का जो एप्लीकेशन है फॉर ग्रेटर इसराइल, वो शुरू जरूर होगी, वो उसकी तरफ जरूर जाएंगे। जैसे जॉर्डन वैली और सऊदी अरेबिया और ये सारे भी उसी याद में आएंगे। एक तो वो है। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का जो रोल उधर है, हम उसको नेगेटिव है, सीरियसली नेगेटिव है इन अ वे कि अभी देख रहे हैं जो गाजा में बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसमें वो नेतन्याहू को आप अपने पहलू में खड़ा करते और साथ कहते हैं कि जी ये एक सिटी जो गाजा है ये रूइन बन चुकी है, जिसने की है वो आपके साथ खड़ा है, उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का रूल जो है इस वक्त चल रहा है जी, वही फैक्ट है। दूसरा, पाकिस्तान के अपने इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत ही पॉजिटिव रोल देखते हैं। तो ये डायमेंशन है इनकी पर्सनैलिटी की। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं दोबारा कहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत पॉजिटिव रोल था, इसलिए तो पाकिस्तान उनको नॉमिनेट कर रहा है नोबेल प्राइज के लिए, जो आई एम श्योर कि अब मे भी शायद वो सिचुएशन पूरा होते हुए दिखेगा। वो पूरा होता हो तो अब तो देखे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मेरा ख्याल ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो असेसमेंट है या जो उनकी मूड लग रहा है वो यही है कि इसको जो न्यूक्लियर की हद तक इसका काफी इसके जो दांत है ईरान को वो निकाल दिए जाए और उसके बाद टेबल पे बैठ के हम बाकी चीजों को मौका दें। और अगर ये फ्रिक्शन बढ़ेगी तो फिर अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि जो भी अवामिल हैं उनको पूरा करके एक रिजीम चेंज की तरफ जाएगा, जिसके अभी चांसेस बहुत कम है क्योंकि एनवायरनमेंट ईरान में नहीं है, लेकिन वो पुश करने की जरूर इसको कोशिश करेंगे। अच्छा जाहिद साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ठीक है अब अमेरिका तो हमला कर चुका है और ऐसे में ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है कि अब अमेरिका जंग में शामिल हो गया है, तो उसके नताइज भी अब अमेरिका को भुगतने होंगे, ईरान ने ही कहा। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान का जवाब कितना हैरानकुन हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ईरान आइसोलेटेड है, ईरान के पास जो है वो वसाइल कम है, चीज़ें कम है, इसराइल के मुताबिक भी हम ये कह रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ बात आती है सुपर पावर की। देखिए, ईरान के इस वक्त मिलिट्री डोमेन में 3 ही ऑप्शन है। एक तो अभी वो जो कर रहा है इस वक्त इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं, दूसरी ऑप्शन के तौर पे वो अमेरिका के जो एसेट्स हैं यहाँ पर या जो उनके इंटरेस्ट एरियाज हैं उसके बीच भी हमला कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ जो ईरान इस वक्त कर सकता है
वो जो स्टेट ऑफ होमनेस है इसके डिस्टर्ब कर सकता है, जो सप्लाईज हैं या जो रूट्स हैं फॉर सम पीरियड, नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज पूरी दुनिया जो है वो स्क्रैम्बल कर जाएगी क्योंकि उधर सबके इंटरेस्ट हैं। तो ये तीनों ऑप्शन वो जरूर इस्तेमाल करे। तीनों ऑप्शन में से अभी एक तो इस्तेमाल कर रहा है और शायद दूसरी वो अमेरिकन किसी रीजन में जो मौजूद फैसिलिटीज हैं उसको टारगेट करे, और कुछ थर्ड पार्टी भी कर सकती है, स्पॉइलर भी कर सकता है, क्योंकि ईरान हैज ऑल दी इजराइल हैज ऑल दी कैपेसिटी कि वो एक फॉल्स फ्लैग कर सकता है। लेकिन ये अभी जो पहले जो चॉइस ईरान ने अडॉप्ट की है टेकिंग ऑन इजराइल, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, और वो इन दोनों से बातों से ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जिससे वो चला गया। वो लेकिन जाहिर साहब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ईरान खत्ते में अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है? ये मिसाइल तो देखें इनके पास है, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं दूसरे जहाँ पे इनके एसेट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर इसराइल तक उसकी अप्रोच है तो यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं। आल्दो के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन इनके जो पानियों में इनके पास देखिए स्पीड बोट्स हैं, मिडजेट बोट्स हैं, और ये स्वॉर्म ऑपरेशन भी करते रहे कि बहुत सारे हैवी ये रिहर्सल्स करते रहे, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहे। तो बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, डिफरेंट आ गए, स्वॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी आपने देखा ना यूक्रेन बिल्कुल डाउन एंड आउट लगता था, और किस तरीके से उन्होंने इफेक्टिव हमला किया है रशियंस के ऊपर। ये जो ड्रोन अटैक पिछले दिन उन्होंने किया, स्वॉर्म अटैक का, इसी तरह ये ईरान भी इस तरह की छोटे स्वॉर्म एक्शन जो है वो पानियों के अंदर कर सकते हैं जो एसेट है, तो बिल्कुल उनको टारगेट कर सकता है जी। अच्छा जाहिद साहब, यहाँ पर अगर हम बात करें इत्तेहादियों की, क्योंकि रूस है, चीन है, अब ये तमाम तर जो इत्तेहादी हैं इनके, ये कितना रोल अपना प्ले कर सकते हैं? क्या ईरान जो है वो इनकी तरफ देखता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जाहिर है ये इत्तेहादी हैं, इनका एक रोल बनता है, इनका एक साथ बनता है, वो किस हद तक देख रहे हैं आप? देखिए इत्तेहादी है वो डिप्लोमेटिक पोलिटिकल स्पोर्ट जाता है, मिलिट्री स्पोर्ट शायद रशिया तो उनको कुछ कर दे, लेकिन चाइना जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में कभी भी नहीं आएगा जी, और उसको शूट नहीं करता, उसकी पॉलिसी इस तरह की नहीं है। बट एनीवेज वो वॉर में तो कभी भी नहीं कूदेंगे, इसको मिलिट्री सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, क्योंकि रशिया को भी अभी थोड़ा सा गुस्सा है जो यूक्रेन का एक्शन हुआ है, अमेरिका से वो थोड़ा सा नाराज है, वैसे भी नाराज है, और उनके अपने लोग मौजूद हैं इनकी साइड के ऊपर, तो रशियन इनको सप्लाइज कर सकता है, इनको सपोर्ट कर सकता है, बट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में कभी भी नहीं आएंगे। अमेरिका का ईरान पर हमला चीन के खित्ते में बालादस्ती के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। चीन देखिए उसका एक मेन कॉम्पिटिटर है, और चाइना का अनकंफर्टेबल हो जाएगा अगर यहाँ पे मौजूद रहता है अमेरिका। देखिए ये जो बड़ी पावर्स होती हैं इनकी कोई ना कोई किसी न किसी डोमेन में कंटेस्टेशन जारी रहती है। ये आप कह दें कि एक मुकम्मल पीस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बिजनेस ट्रेड भी कर रहे होते हैं और मुकाबला भी एक दूसरे का कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को डैमेज भी करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने से सेटल करने की भी कोशिश करते हैं, डिले करने की भी कोशिश करते हैं। तो अमेरिका देखिए, अमेरिका यहाँ पे इनडायरेक्टली अरब वर्ल्ड में काफ़ी हैवी प्रेजेंस है उसकी, लेकिन चाइना और ये जो रशिया के जितने ये नज़दीक आके इनके इंटरेस्ट देखे ना, रशियन चाइनीज इंटरेस्ट BRI के हैं, नॉर्थ साउथ लिंकेज जो हैं ट्रेड के हैं, तो उनको उनके, और फिर अमेरिका ने भी अभी ट्रेड को लीड इंस्ट्रूमेंट कर रही है, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा, अपना जो रीजनेबल शेयर है इस इकॉनमी में से या बिजनेस डील या ट्रेड में से रूट में से अपना शेयर लेने की कोशिश करेगा, और इसी तरीके से वो ट्रेड को लीड इंस्ट्रूमेंट बनाकर नेगोशिएशन भी कर रहे हैं। पहले नेगोशिएशन जो हो रही है, वाल इस वक्त जो वॉर है वो इस वक्त इंटरनेशनल सीन को डोमिनेट कर रही है, मिसट्रस्ट बहुत बढ़ गया है, नोबडी विल बी ट्रस्टिंग। अभी लेकिन हम कल तक यही कमेंट्री कर रहे थे कि जी 2 हफ्ते मिल गए हैं और पाकिस्तान का बड़ा एक रोल है इस टाइम एक्सटेंशन में, और वो इट हैज फॉलन ऑन इट्स हेड। तो आज मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ या कोई भी एनालिस्ट आपसे बात करेगा, तारिक चौधरी साहब बात करेंगे, तो हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, और ये दुआ करेंगे कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो इसी तरह हो, क्योंकि व्हाइट हाउस हैज बिकम सो मच अनप्रेडिक्टेबल कि मेरे ख्याल में ये तो वाशिंगटन खुद सरप्राइज हो रहा है जी। और आप देखेंगे कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट भी वहाँ पे जो बिल्कुल जाहिद साहब ऐसा ही है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और इस तरह की सिचुएशन जो कि हम बिल्डअप होती हुई देख रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें हमारी आंखों के सामने भी हैं।